नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम ने जो इतिहास रचा है उसके लिए एक बार भारतीय टीम की तारीफ करनी चाहिए। आईबीसी के दर्शकों को बता दें कि 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का यह खिताब भारत ने अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो मेजबान टीम थी पाकिस्तान, जिसने पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का जिसकी मेजबानी में हो रहा था, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का जो मंच था उस पर पाकिस्तान जो मेजबानी कर रहा था उसका एक भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं था, जिसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे। अब आईसीसी ने स्पष्ट कहा है कि जिनको वहां पर मौजूद होना चाहिए था वो वहां पर मौजूद नहीं थे। सवाल कई सारे खड़े हुए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ने और भारतीय टीम की जीत ने गौतम गंभीर के कोच, जो गौतम गंभीर कोच है भारतीय टीम के, और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय सेना ने जो कमाल दिखाया है उसको लेकर के पूरे देश में खुशी का माहौल है। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी और न सिर्फ लोगों में, आम जनमानस में खुशियां इजहार कर रहे थे, बल्कि पुलिसकर्मी भी खुशियां इजहार करते। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मियों और आम जनमानस ने भारतीय टीम की जीत को जश्न में पूरे साथ पूरे देशवासियों ने मनाया है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अद्भुत पल है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की मेजबानी में हो रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड जैसी जबरदस्त टीम को भारतीय सेना ने फाइनल में परास्त किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण जीत रही और 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत के पास आया था, और आज 12 साल बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का यह खिताब भारत के पाले में आया है और पूरे देश में खुशी की लहर है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी भारतीय टीम को बधाइयां दी हैं। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में इतिहास रचा है भारतीय क्रिकेट टीम ने। अद्भुत वो क्षण थे, अविस्मरणीय क्षण थे जब भारत ने न्यूजीलैंड पर विजय हासिल की। चैंपियन ट्रॉफी के विजेताओं को बहुत बहुत अभिनंदन पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को भारत ने अपने पाले में लाया है और पूरे देश में चैंपियंस ट्रॉफी के इस खिताब की जो भारतीय टीम के पास आया है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 12 साल बाद भारत के पाले में आई। और भारतीय टीम की उत्तेजना, उत्साह और वहां की जो तस्वीरें आ रही थी वो भी हमारे दर्शक देख रहे। पूरा देश खुशी से झूम उठा था जब उसने ये खिताब जीता, क्योंकि एक रोमांचक मुकाबला ये बन गया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत आसानी से इस टारगेट को चेस कर ले जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने जब 17 रन के अंदर ही भारत की 3 बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट कर दिया और शिकंजा पूरा का पूरा मैच पर कस लिया था। एक लग रहा था जो एक तरफा मैच है उसमें कहीं ना कहीं भारत कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा मैच और श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही भारतीय टीम ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब था वो अपने नाम दर्ज किया। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है, उनके जिलों की, वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? देखिए अखंड, प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं। पहले तो जीत की हार्दिक बधाई आपको देंगे कि कल भारत जो है फिर से एक बार चैंपियंस बना और 25 साल का सूखा, जो 25 साल पहले न्यूजीलैंड से बदला ले रहा था, वो बदला ले लिया। 12 साल बाद धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी आई थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी फिर से अपने पास रिटर्न आई। और सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी पहले ऑस्ट्रेलिया थी, अब ऑस्ट्रेलिया के बराबर में हम लोग आईसीसी ट्रॉफी में आ चुके हैं। तो फिलहाल
प्रतापगढ़ में कल देर रात तक जश्न मनाया गया और तकरीबन 3 से 4 बजे तक लोग जश्न में डूबे रहे। जिस तरीके से एक मूवमेंट्स था प्रतापगढ़ में, वो हर एक यहाँ के शख्स ने वो जिया। और एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन यहाँ पे एक लगाई गई थी और दूर दूर से लोग, एक्चुअली बात करें तो चित्रकूट प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग है, रामगमन मार्ग है, तो जितने भी यात्री थे, श्रद्धालु थे, वो जा भी रहे थे अगर दर्शन करने, तो वो आईसीसी का मैच देखने के लिए, और खास तौर पे इंडिया का मैच था, तो हर एक को इंडिया से लगाव होता है। और जब जब इंडिया का मैच होता है तो जहां कोई भी होता है, एक तरीके से पूरा देश रुक जाता है। कल दोपहर के बाद 2:30 बजे से ये मैच था, तो पूरे शहर में एक तरीके से सन्नाटा हो गया था। सैटरडे, हम आपको बता दें, सैटरडे के दिन प्रतापगढ़ बंदी होती है शहर खास तौर पे, तो ऐसा लगता है कि कुछ कोरोना जैसा वक्त आ गया है। लेकिन कल भी संडे का दिन था, लोग निकलते हैं, होली का त्योहार है, लेकिन कल भी पूरा का पूरा रोड सन्नाटा था। अब मैं बात करूं तो 2:30 बजे के बाद से जितने भी व्यापारी थे, उन्होंने या तो टीवी ऑन कर लिया था या तो दुकान का शटर डाउन कर दिया था। तो ये उत्साह देखने को मिला कल प्रतापगढ़ में। कल दिवाली जैसा माहौल पूरे प्रतापगढ़ में रहा। देर रात तक पटाखों पर थोड़ा सा ध्यान रखा गया, लेकिन होली जैसा त्योहार लोग घरों में ही मनाने लगे। लोग जहां पा रहे थे वहीं अपने आप को जश्न में एक तरीके से जश्न मना रहे थे। तो देखिए, ये एक तरीके से इंडिया की जीत का था। 2024 में T20 वर्ल्ड कप 19 नवंबर 2023 का उन्होंने गम भूला। मैं कह सकता हूं जो एक गम था 19 नवंबर 2023 में वर्ल्ड कप हारना ऑस्ट्रेलिया के हाथ से, उसे भी कह सकते हैं कि इतना ही चेसिंग था। इंडिया ने टारगेट दिया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, लेकिन वो आज सारे दाग एक तरीके से धुल जाएंगे। और रोहित शर्मा की कप्तानी 2007 में T20 वर्ल्ड कप, फिर 2011, फिर 2013, 17 में पाकिस्तान के सामने हार मिली। तो और जिस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी धोनी के बाद से लंबी कप्तानी पारी उन्होंने खेली है। लोग काफी कुछ कहे, कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी इनके फिटनेस के ऊपर सवाल उठाया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दाग धुलता हुआ नजर आ रहा। जो उन्होंने उनके फिटनेस के ऊपर सवाल उठाए थे, अब वो बोले कि क्या कह सकते हैं कि रोहित शर्मा को लेकर के कल लंबी पारी खेली, 76 रनों की पारी खेली। विराट कोहली हर मैच में चले, अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाए, थोड़ा सा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। और श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, कुलदीप का वो मैजिक, सचिन रविंद्र को बोल्ड मारना आते ही पहली ही बॉल पे, तो ये मैजिक पूरी टीम का चला। वो जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने पूरे 10 ओवर के स्पेल डाले, उस पूरे स्पेल में काफी किफायती नजर आए। तो अब देखने कहने के कुछ नहीं बचा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फिर से अपनी बार, और 3 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने पास हो चुकी है। तो ये जश्न है, और आज भी ऐसा ही जश्न प्रतापगढ़ समेत पूरे आसपास नहीं, पूरे यूपी, पूरे देश में मनाया जा रहा है। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जश्न की बात है ही, क्योंकि जिस तरीके से हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं वर्ल्ड में, क्योंकि विश्व में ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत एक ऐसी टीम बनती जा रही है जो किसी भी टीम से लोहा लेने के लिए तैयार है। और कप्तान रोहित शर्मा की जिस तरीके से कप्तानी उन्होंने की, और लोग सवाल जरूर खड़े करते हैं किसी की फिटनेस को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खिताब और जिस तरीके की कैप्टनसी उन्होंने की है पूरे इस ट्रॉफी के दरमियान, या तमाम जो मैचेस होते हैं बड़े बड़े, अगर ऐसी टूर्नामेंट की बात की जाए तो काबिल तारीफ है। और यही कारण है कि आज भारतीय टीम के पास ऑस्ट्रेलिया के लगभग बराबर ही आईसीसी के जो ट्रॉफीज है वो है। और जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम की उम्मीद की जाती है, कुछ वैसा ही उम्मीद भारतीय टीम ने अपना प्रदर्शन दिखाया भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि पाकिस्तान के साथ अगर मैच होता तो एक अलग नजारा होता, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ अगर मैच था तो कम नहीं था। बताइए ज्ञानेंद्र, कुछ कह रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अखंड, बिल्कुल कहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल हराया था, वो एक दाग आज यहां से छूट गया। फिलहाल
पीसीबी में नाराजगी है। मैं सुबह से देख रहा था, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो और चाहे कई सारे चैनल्स इसी पे डिबेट कर रहे हैं कि पीसीबी के लोग नहीं दिखाई दिए। तो भाई साहब ये कहना चाहेंगे कि पीसीबी के सचिव वहां पे मौजूद थे, तो आखिर क्यों नहीं है? ये खुद वो अपने पीसीबी चेयरमैन सीईओ खुद उनसे पूछे कि आखिर वो वहां क्यों नहीं पहुंचे। और आईसीसी इस समय आईसीसी के जो जय शाह है वो आए थे, बीसीसीआई के चेयरमैन सचिव दोनों लोग वहां मौजूद थे। जो होस्ट था वो खुद नहीं आए। कुछ प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि उनके ऊपर एक कड़ा तमाचा है। टीएमसी के सांसद थे, उन्होंने प्रवक्ता के ऊपर हाँ उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा का फिटनेस ठीक नहीं है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर ये कड़ा तमाचा है कि आप जिस देश में रहते हो उसी देश में ऐसी बातें करते हो। वो देश के लिए खेलते हैं ना कि अपने लिए खेलते हैं। घर बार छोड़ करके महीनों महीनों तक बाहर रहना, त्योहारों से दूर रहना और हर एक चीज देखा गया। टी20 वर्ल्ड कप था तो उसमें भी वो लोग अपने त्योहारों से दूर थे। वेस्ट इंडीज में तकरीबन 2.5 से 3 महीने वहां पे उन्होंने बिताया टी20 वर्ल्ड कप में और हर एक मोमेंट्स को याद करते हैं। 2023 में भी यही देखा गया कि भले ही वो इंडिया में रहे, इंडिया होस्ट कर रहा था, लेकिन तब भी वो दीपावली तक नहीं मना पाए थे। तो ऐसी चीजें कहने से पहले एक बार सोचा जाता है। दिन भर वो लोग मेहनत करते हैं, 15 के 15 खिलाड़ी, साथ में उनकी पूरी टीम जो होती है, कोच से लेकर के गौतम गंभीर कितने खुश थे क्योंकि अभी कोच हेड अभी नए ही नहीं बने थे। और वो उनके आते ही क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जैसे जैसे ही इस्तीफा दिया या हटे और गौतम गंभीर के आते ही चैंपियंस ट्रॉफी आई और इतना बड़ा मूवमेंट्स वो लेकर आए, काफी खुश नजर आए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर के। अखंड रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बात करते हैं। उनके ऊपर उनकी धर्म पत्नी ने एफआईआर दर्ज करा दी है और काफी गंभीर धाराओं में उन्होंने जो है मुकदमा दर्ज कराया है। सफदरगंज एनक्लेव थाना में दर्ज हुआ है। उन्होंने आरोप काफी गंभीर लगाए हैं। आपको बता दें कि ये मामला काफी दिन से चल रहा था। आपको भी पता है लखनऊ में भी एक मामला दर्ज किया गया है उनकी बहन के द्वारा और दहेज और मारपीट तलाक का तो मुकदमा उनके ऊपर चल ही रहा है। और अब इसके बाद अगर इस तरीके से एक मुकदमे और आ जाना हो, काफी हाई प्रोफाइल मामला कहा जा रहा है। फिलहाल अभी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की ओर से कोई भी बयान नहीं है। घरेलू हिंसा, क्रूरता और मेरे पति द्वारा मेरे खिलाफ अत्याचारों की घटनाओं जैसे कई गंभीर धाराएं उन्होंने लगाए हैं। तो भावनी सिंह का ये आरोप है और 30 साल पहले इनकी शारीरिक संबंध जैसे मानसिक क्रूरता काफी गंभीर धाराएं लगे हैं। लेकिन अभी तक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की ओर से कोई भी अपना बयान नहीं दिए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी राजा भैया कब अपना बयान देते हैं और क्या कहते हैं। काफी दिनों से ये मामला चल रहा है। जब चुनाव पास आया था उसी के दौरान से ये मामला उठा है और अब राजा भैया क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश समेत आसपास के प्रदेशों में भी काफी दबदबा है और राजघराने से आते हैं। भावनी सिंह भी राजघराने से आती हैं, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी राजघराने से आते हैं। हाँ, राजा भैया के पिता बीच में थोड़ा सा इंक्लूड हुए थे सुलह समझौतों का लेकर के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बात बन नहीं रही है। तो इसीलिए अब एक एफआईआर दिल्ली में फिर से जो है दर्ज इन्होंने करा दिया है। अब वहां की पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, दोनों पक्षों से को बुला करके बयान दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल राजा भैया अभी लखनऊ में है प्रेजेंट टाइम में। देखने वाली बात होगी कि उनका पक्ष क्या आता है। अखंड ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि पहले भी कई बार देखा जा चुका है क्योंकि पत्नी ने सीएम योगी से लेकर के तमाम लोगों से गुहार लगाई थी। अब दिल्ली में जाकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर में कई गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। ऐसे में क्या किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं राजा भैया? बिल्कुल देखिए मैं आपको एक बार मेरे पास जो डिटेल है मैं उसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो पहला तो घरेलू हिंसा क्रूरता और मेरे पति द्वारा अत्याचारों पर ही इन्होंने आरोप लगाया है। दूसरी बात करें 30 साल पहले कई बार शारीरिक संबंध और मानसिक क्रूरता को शिकार होने का आरोप लगाया है। दूसरा इन्होंने अगर बात करें तो माम अत्याचारों कई ऐसे हैं
मेरे पास काफी लंबी उनकी लिस्ट है कि बात करें कि ससुराल में लगातार इनको सम्मान नहीं मिलता था। ऐसा इनकी कहना है कि मेरी सास वैवाहिक जीवन में दखल देती थी और लगातार इनकी सास भी इनके साथ अच्छा व्यवहार, ये इनका आरोप है भावनी सिंह का। पति ज्यादातर लखनऊ में रहते हैं और मैं कुंडा के बेती, जहां रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया रहते हैं, दो इनके कोठी है जहां पे राजा भैया के पिता माननीय उदयराज सिंह रहते हैं वो, और एक बेटी, उसको भद्री किला कहते हैं, जो कि इनका सही घर कहा जाता है। और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया वो बेती बेती में रहते हैं, तो वहां पे ये रहती थी शादी के बाद से। ऐसे कई आरोप हैं। शादी के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ये भी आरोप लगाया इन्होंने। ससुराल में घरेलू जिम्मेदारियों में लगा दिया गया। ऐसे और जब से शादी हुई है तब से ये मुझे प्रताड़ना ही करते थे। तो ऐसे कई इनके लंबे चिट्ठे हैं जो इन्होंने वहां पे एफआईआर में दर्ज अब कराए क्या हैं है ना, भावनी सिंह देखिए ने। एफआईआर में जो दर्ज कराया उन्होंने, वो देखने वाली बात होगी, और दिल्ली पुलिस पर क्या कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस तरीके की कई सारी बातें निकल करके सामने आती है जब एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, और यही जांच का विषय पुलिस अपनी जांच में क्लियर करेगी कि आखिरकार क्या हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ज्ञानी जी। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? इंद्रवीर अनम्यूट कर दीजिए। अखंड, अगर बात करें तो जिस तरीके से एक मामला 2 दिन पहले नगर कोतवाली थाना जो है रायबरेली से एक मामला निकल के आया, उसमें जो है फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले के एक अभियुक्त की जो है गिरफ्तारी हुई है। और उस गिरफ्तारी में अगर बात करें तो पुलिस के नाक के नीचे ही यही पास में जो है शहर कोतवाली में बरगद चौराहा पड़ता है, सिविल लाइन से महज 500 मीटर दूर होगा। वहीं पे चौराहे पे मैंने इसने अपना ऑफिस डाल रखा था, और वहां एक एम्प्लॉई जो फीमेल थी एज अ रिसेप्शनिस्ट, उसने इस पूरी जो है भांडा फोड़ा है इस पूरे गिरोह का। और इस गिरोह के जो और अभियुक्त हैं वो अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अगर बात करें तो एक अभियुक्त को एसओजी और सर्विलांस की टीम ने बड़ी मेहनत करी है। और इस पूरे उसमें अगर बात करें तो एसओजी का अहम रोल रहा है, एसओजी टीम का बड़ा अहम रोल रहा है। और उसने गिरफ्तारी करी है, गिरफ्तारी करके उसने सुपुर्द जो है, जो लोकल थाना कोतवाली नगर सदर में पड़ता है, वहां पे गिरफ्तारी करते हुए उस पर एडिशनल एसपी ने एक बाइट भी दी है, वो भी। और हमारे पास कुछ तस्वीरें हम चाहेंगे वो एक बार आप दिखा दें, और दिखाने के साथ साथ उस पर क्लियर हो जाएगा कि क्या पूरा मामला था और किस तरीके से ये गिरोह जो है यहाँ बैठे हुए। रायबरेली पुलिस ने फर्जी ठगी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला है? इसमें रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में बरगद चौराहा है, वहाँ पर इलाइट सर्विस नामक कंपनी था जो फर्जी पासपोर्ट, वीजा और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इत्यादि बनाता था। और उस फर्जी प्रमाण पत्र के बदले में जो पैसा लेता था कि वहीं पर काम कर रही जो लड़कियां रिसेप्शनिस्ट थी उनके खाते में डालते थे। जब वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली लड़कियों को पता चलता है तो वो पुलिस को इस बात की सूचना देती है, और पुलिस तत्काल इस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर लेती है, और उसके जो मेन अभियुक्त है नसीम, उसको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जी, अगर बात करें तो इंद्रवीर, सवाल ये है कि देखिए, दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो वो हमारे यहाँ प्रवासियों को या किस तरीके का व्यवहार उनके साथ करते हैं, और हमारे यहाँ किसी का आधार कार्ड बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, फर्जी पासपोर्ट बन जाता है। तो क्या इस तरीके की जो एजेंसीज है, क्योंकि जैसा कि आप बाइट में भी सुन पा रहे थे कि एडिशनल एसपी ने बताया कि वहां की जो महिला कर्मचारी है उसने पुलिस को शिकायत की। अगर शायद वो शिकायत ना करती, इस बारे में ना बात करती, तो जानकारी नहीं हासिल हो पाती। तो क्या हमारी एजेंसीज के पास इस तरीके के लोगों की क्या कोई जानकारी नहीं है क्या? इस तरीके से फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी कुछ भी बना दे रहे हैं। अगर किसी को भी कोई बाहर का निवासी, उसका भी आधार कार्ड यहाँ का बन जा रहा है। तमाम ऐसी स्थितियां पैदा हो जा रही हैं। कैसे हमारे देश में जो हमारी एजेंसीज है उस पर नकेल लगा पा रही? क्या कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं बना पाया आज तक कि इसको पकड़ा जा सके?
देखिए अगर आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो एजेंसीज के अपने कुछ जो है जैसे अब आपको कहीं से भी किसी भी अगर मान लीजिए टूरिस्ट वीजा आपको कहीं से लेना है तो सी इज अ कॉन्टेक्ट ऑफ द एजेंट, तो एजेंट के माध्यम से हम जाते हैं अपने टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करने और हम अपना पासपोर्ट जो सबमिट करते हैं। देखिए पासपोर्ट जो मिले हैं वो पासपोर्ट कहीं ना कहीं जो अकॉर्डिंग टू पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया तो वीजा और पासपोर्ट फर्जी बना, फिर इनके पास पासपोर्ट के भी काम आने लगे तो फर्जी पासपोर्ट बनाना भी शुरू कर दिया। तो उस तरीके से अखंड कहीं ना कहीं जब ये गिरोह एक्टिव था और जिस तरीके से आपने कहा कि क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऐसी कोई एजेंसीज नहीं है जो ऐसे काम करने वालों को तुरंत, लेकिन अभी जैसे आधार कार्ड का बात करें तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड के जरिए सलवन में बहुत बड़ा गिरोह जो कि अभी भी उसमें एटीएस और भी कई खुफिया एजेंसी उत्तर प्रदेश की लगी और ये मामला अभी भी चल रहा है। और अब यह हालात है रायबरेली जिले में कि आप आधार कार्ड में अगर करेक्शन कराने भी जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कम से कम साल 6 महीने का वेट करना पड़ा। बहुत जल्दी से आसानी से किसी तरीके से कोई करेक्शन या कोई भी चीजें नहीं हो पा रही। उसका एक सीधे सीधे ये मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा फूक फूक के अधिकारी कदम रख रहे हैं। जैसे आपने कहा डेफिनेटली अगर वो क्या जो एम्प्लॉय थी एज अ फीमेल अगर वो कंप्लेंट नहीं करती क्योंकि उसका जमीर जागा और उसने कंप्लेंट को उसको लगा कि रॉन्ग, तो उसने जाकर के फिर ये इस पे लिखित एफआईआर कोतवाली नगर कोतवाली में दी और उस पे एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम, अगर बात करें तो एसओजी जो प्रभारी है ब्रिजेश शर्मा और वहीं पे अगर बात करें तो सर्विलांस प्रभारी जो है सीपी सिंह, इन दोनों की अहम भूमिका इसमें पूरी टीम की रही। और अगर उस तरीके से जिस तरीके से एक्टिवनेस दिखा, हमने कहा नहीं, हमने बीच में एसओजी टीम को भी जो है बताया था कि आपका काम, कप्तान साहब को भी दिखाया था कि आपका काम सही है। अब एसओजी और सर्विलांस अपने सही पैटर्न पे काम करती है। रायबरेली में जितनी भी लगभग जो बड़ी वारदातों का खुलासा हो रहा है उसमें एसओजी और सर्विलांस का अहम भूमिका रही है अखंड। और उस तरीके से ये जब मामला संज्ञान में आता है तो कोशिश ये रहती है कि 24 घंटे के अंदर खुल जाए, लेकिन अगर डिफिकल्टियां कुछ है तो उनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लगता है। और जिस तरीके से ये एक बड़ा खुलासा बड़े पैमाने पे किया है रायबरेली पुलिस ने, उस तरीके को लेकर के आने वाले समय में अब जैसे आपने कहा एजेंसी तो डेफिनेटली होती है, बन भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जब तक क्राइम हो नहीं जाएगा तब तक वही है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है वैसा तो कोई मशीन नहीं है ना अभी तक। नहीं इंद्रवीर, सवाल इस चीज का नहीं है। देखिए कोई क्राइम करना उस पर तो आप किसी को पाबंदी या किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि घर में ही किसी ने अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस तरीके के जो जरूरी कागजात हैं, अगर हम बात करें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इससे जुड़ी सुविधाओं के लिए जिस तरीके से जो रैकेट आते हैं, जिनके खुलासे होते हैं, इस तरीके के रैकेटों को लेकर के क्या हमारी जो एजेंसीज है या तमाम हमारे जो भी इसको लेकर के जो भी विभाग है कोई कार्रवाई करते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आजकल की डेट में एक छोटा सा भी करेक्शन अगर आपको कराना है तो 4-6 महीने लगेंगे। इसके पीछे वजह ये भी बताई गई कि पहले जब धड़ल्ले से कुछ लोगों को दे दिए गए थे तो बहुत ही धड़ल्ले से उनके आधार कार्ड बनाने लगे। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा एक मापदंड नहीं है, कोई एक ऐसा तरीका नहीं है एजेंसीज के पास भी कि इस तरीके से खुलेआम कोई इस तरीके का गैर कानूनी काम ना कर सके? कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि कोई अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ जरूर ऐसे कुछ कायदे तरीके कानून बनाने चाहिए जिससे कि इस तरीके के जो लोग हैं जो आसानी से इस तरीके से गैर कानूनी धंधे को, गैर कानूनी काम को आगे लेकर के जाते हैं, उनके ऊपर नकल कसी जाए, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया था कि एजेंसीज हैं हमारी, लेकिन वो बड़े पैमाने पर जब होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पूरे जिले को नहीं पूरा उत्तर प्रदेश को वो एक उनकी अपनी पावर है, अपनी एक सैटेलाइट है, उनके पास सब कुछ है। और वो टीमें एक संगठन, अगर बात करें तो आतंकी संगठन का जब सुबगाहट होती है तो बड़े पैमाने नेशनल लेवल पे हमारे पास ऐसी टीमें हैं। और अगर बात करें तो जैसे आपने कहा क्या जिला लेवल पे और तहसील लेवल पे ऐसी कोई टीमें फिलहाल हमारे पास नहीं है खंड कि हम, हाँ जैसे मैंने बताया तहसील लेवल पे जैसे सलोन में मामला हुआ था तो देखिए एटीएस को एक्टिव किया गया और भी देश की हमारी और उत्तर प्रदेश की जो एजेंसियां रही वो एक्टिव रही। लेकिन अगर बात करें तो ये मामले की सुबगाहट जब आएगी तो उसमें, और डेफिनेटली इसमें भी कहीं ना कहीं ये मामला अगर पासपोर्ट का है और विदेश भेजने के नाम पर ऐसी ठगी वालों को निकला है तो इसमें भी कुछ ना कुछ एजेंसियां एक्टिव होगी और इसमें पूरी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और उस पर कायदे से जो है रायबरेली पुलिस अपना काम करेगी। जी
बिल्कुल करनी भी चाहिए। पूरे देश को निष्पक्ष जांच के साथ साथ ऐसे जो तमाम लोग हैं, ऐसे जो कुछ, क्योंकि अगर समय समय पर पुलिस को इस बात की जानकारी होती किस तरीके के जो ये नेटवर्क है या जो इस तरह की कंपनी खोल करके कोई अपना एक उन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, उनके ऊपर भी समय समय पर जांच जरूर करनी चाहिए, शायद कुछ चीजें निकल करके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपूर्व अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से अपूर्व? देखिए अखंड, आज से ही होली की त्योहार, अवध की जो होली है वो रंग भरी एकादशी से खेली जाती है और अब उसका आगाज हो चुका है। रंग भरी एकादशी थी आज। नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का जो निशान है, उनकी प्रतिचिन्ह है, उसको लेकर साथ साथ और ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर मंदिर जाकर निमंत्रण देते हैं कि आज से होली का आगाज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो फगुआ है वो अवध में खिलता हुआ नजर आ रहा है और आज रंग भरी एकादशी है, खास दिन है। तो आज से ही जो होली है वो होली की शुरुआत हो जाती है। पहली खबर तो ये है। और दूसरी खबर, मैं बीते दिनों की बात करूंगा अखंड की। 7 तारीख को बारात जाती है, 8 तारीख को वापस आती है। 8 तारीख की रात में ऐसा क्या होता है, एक ही कमरे में दूल्हा और दुल्हन, दुल्हन बेड पे पड़ी मिलती है और दूल्हा फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलता है। तो ऐसी जो कि दोनों का जो विवाह था वो 1 साल से पहले ही से ही तय था, आपस में बातचीत होता था, लेकिन जो रहस्य है वो अभी भी दबा हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गला दबाकर जो है उसकी मृत्यु हुई है, जो है दुल्हन थी, और दूल्हा जो है वो अपना फांसी लगा लिया। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो मोड़ है वो समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरी इसमें जानकारी यही आ रही थी, जैसा आपने बताया भी था कि एक मैसेज आता है रात में 11:45 पर, जिसके बाद कुछ दूल्हा और दुल्हन के बीच में बहस होती है और बहस होने के बाद दूल्हा आक्रोशित होकर के उस नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर देता है। जो सूत्रों से आपने जानकारी मिली, ऐसा बताया था आपने। तो लेकिन जी जिस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। पूरी बताइए बताइए। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा अखंड कि 11:45 का जो मैसेज आप बता रहे हैं, बिल्कुल वो मैसेज की बात की जा रही है, लेकिन हालांकि उस मैसेज में था क्या वो अभी तक जो है संदेह के घेरे में है कि वो ऐसा मैसेज क्या था। हालांकि अगर मृत्यु की बात की जाए दोनों की, तो 12 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। 12 मतलब कि यानी कि देखिए, बारात लौट कर आई थी, घर वाले थक चुके थे कहीं ना कहीं बारात में, और एक दिन पहले बारात में दूल्हे के नाचते हुए वीडियो वायरल होता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों नवविवाहित जोड़े एक ही कमरे में मृत्यु पाए जाते हैं, ये सबसे अहम बात है। बिल्कुल अपूर्व, बहुत अहम बात है, क्योंकि जिस तरीके से एक नवविवाहित जोड़े ने एक दिन पे ही जिन दोनों की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आता है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार वजह क्या थी। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जैसा कि आपने बताया कि जो मैसेज है वो पुलिस के पास है, अभी डिस्क्लोज इस बात को नहीं किया गया है। आगे चल करके क्या पुलिस इस पर बताएगी वो भी देखने वाली बात होगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहेंगे अपूर्व की, 64 साल बाद 1961 के बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है कि जुमे की जो नमाज है या शुक्रवार के दिन पड़ रही है और उसी दिन होली पड़ रही है। ऐसे में एक अयोध्या एक सेंसिटिव प्लेस है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ तौर पर कह रखा है कि इन तमाम जगहों पर, ये पूरे उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर है, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आती हैं। और जिस तरीके से फिलहाल जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनका बयान आया था, उसके बाद सीएम योगी ने एक टीवी चैनल में के एक कार्यक्रम में बोला था कि वो पहलवान है, उसने गलत क्या बोला है, समर्थन किया था अनुज चौधरी के बयान का कि जुमा का जो नमाज है वो साल में 52 बार आती है और होली साल में 1 बार आती है, तो अगर थोड़ी देर टाल दी जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। इस बयान को विपक्ष ने उठाया और राम गोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है और राष्ट्रीय महासचिव भी है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोग जब सरकार बदलेगी तो जेल में होंगे। सवाल यही है कि आखिरकार क्या जो शरारती तत्व है, क्योंकि जिस तरीके से शुक्रवार के दिन ही होली पड़ रही है और जुमे की नमाज है, क्या इसकी आड़ में कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? पुलिस किस तरीके से सतर्क है अयोध्या की? देखिए अखंड, मैं एक बात शुरुआत से बात रही है कि जब जब हिंदू पर्व रहे हैं, उसी के साथ साथ चाहे 1-2 दिन पहले, चाहे उसी दिन हिंदू और मुस्लिम पर्व भी उसी दिन मिलते हुए नजर आए हैं। ये आपने शुरुआत से ही देखा होगा। कभी भी अयोध्या सौहार्द की नगरी रही है, गंगा यमुना तहजीब से जानी जाती है। शुरुआत से ही राम मंदिर मुद्दा हल होने के बाद, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों एक जो है धागे में पिरोए जाते हैं।
पिरोए माने जाते हैं और ऐसी कोई भी सुगबुगाहट यहाँ पे नहीं। हालांकि अगर बात करें तो पीस कमेटी की मीटिंग कल हुई थी, उसमें बकायदा दोनों पक्ष अपने अपने त्योहारों को मनाने का जो निर्णय है वो ले चुका है। ऐसी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि अयोध्या पहले से ही एक अवैध किले के रूप में परिवर्तित हमेशा रही है। सुरक्षा के मामले में यहाँ पे कोई चूक नहीं दिखाई देती, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से देखिए केवल शरारती तत्व को जो शरारती तत्व जैसे लोग हैं उनको जो करना है उसको ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ, ना प्रशासन रोक सकता है। लेकिन रही बात आपसी भाईचारे की, तो वो कहीं न कहीं अयोध्या में दिखती हुई नजर आ रही है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, या यूं कहें कि पूरी इंडिया में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं, हर जगह पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है, बातचीत की जा रही है और आपसी सौहार्द के बीच में सब कुछ किया जा रहा है। और देखिएगा बीते दिनों भी हमेशा जो है मुसलमान भाइयों के और हिंदू दोनों लोग के त्योहार हमेशा साथ ही साथ लगभग 1-2 दिन पहले या उसी दिन आए हैं। कभी ऐसी कोई भी जो है जो अप्रिय घटना नहीं घटी है। हमेशा भाईचारे का संदेश उत्तर प्रदेश अयोध्या देता रहा है। तो इस बार भी कहीं न कहीं यही रुख दिखने वाला है। हालांकि देखिए त्योहार है, वो चाहे 52 बार आए और चाहे 1 बार आए, त्योहार अपने लिए सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं अपना मानता हूँ, चाहे वो होली एक बार जिस प्रकार से अनुज जी का बयान आया था कि जो है जुम्मा 52 बार आता है और होली 1 बार, बिल्कुल सही है। लेकिन सबका त्योहार अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 1 बार आए, चाहे 1000 बार आए। त्योहार त्योहार होता है। और मैं अपनी तरफ से और आईबीसी की तरफ से एक अपील करना चाहूंगा कि त्योहार देखिए आते जाते रहेंगे, त्योहार मैनेज भी हो सकते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन आपसी भाईचारे का सौहार्द बनाएं और आराम से होली मनाएं और साथ ही साथ जुमे की नमाज अदा करें। बिल्कुल अपूर्व, बहुत सही बात आपने बोली कि आपसी सौहार्द के साथ दोनों लोगों को तालमेल बैठा करके और अपने त्योहारों को मनाने का काम है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर खलल पैदा करेगा, कोई ऐसा शरारत करेगा तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों के लिए दिक्कतें पैदा होंगी। दोनों का त्योहार है और उस रमजान के पावन महीने में जिस तरीके से जुमे की नमाज शुक्रवार को पढ़ रही है, और इसी को देखते हुए जो यहाँ के जो प्रमुख मौलाना है राशिद फिरंगी मैली, उन्होंने भी कहा है कि रमजान की जो नमाज है वो अपने आप में महत्वपूर्ण नमाज है, लेकिन उसका टाइम में कुछ फेरबदल किया जा सकता है। और जो यहाँ के जो मौलाना, जो शियाओं के मौलाना है सैफ अब्बास, उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम को किया जा सकता है। सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों लोग अपने त्योहार को मनाएं और किसी प्रकार की खलल या कोई शरारती तत्व इस तरीके की शरारत ना करे कि जिससे कि जो आम जनमानस है उसकी सुरक्षा में खतरा पैदा हो सके। लेकिन आपको बता दें कि जो सूबे के डीजीपी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो लोग भी इस तरीके की कोई भी घटना को अंजाम देने के लिए सोचेंगे, कोई शरारत करेंगे, तो उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपूर्व, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों को आपसी सौहार्द के साथ मिल करके इस पूरे त्योहार को मनाना चाहिए। और यही कारण है कि जो हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में, आपसी सौहार्द के साथ सारे जो बड़े बड़े त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं और इसकी मिसाल पेश होती है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सिख ईसाई, इसलिए सभी को एकता के साथ एक मिसाल जरूर पेश करनी चाहिए और इसमें किसी तरीके की कोई शरारत भी पैदा या कोई दिक्कत डालने का काम नहीं करना चाहिए। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए। अवनीश, कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, 2 खबरें हैं, 2 खबरों पे बात करेंगे। एक खबर जो अभी आप बता रहे थे उसको लेकर के है। यहाँ पर भी जो शहर काजी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उनका जो कहना है कि किसी भी तरीके का जो माहौल है वो ना बिगड़े, इसको लेकर के 7 तरीके की बातें उन्होंने बताई है कि जिससे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्योंकि कानपुर में भी मिले जुले जो है यहाँ पर आबादी है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो कहीं ना कहीं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपसी सौहार्द के साथ में सभी लोग रहते हैं, जिसको लेकर के अब जो यहाँ के शहर काजी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं, जो घर के बगल में मस्जिदें हैं, वहीं पर जाकर के नमाज को अदा करेंगे और 1:30 बजे के बाद में ही नमाज को अदा करने का काम जो है कहीं ना कहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 बार की नमाज अदा की जाती है, जिसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी अगर कोई भी जगह है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर रंग या गुलाल से होली खेली जा रही है, तो उस रास्ते से जाने से भी बचें और कहीं ना कहीं प्रयास करें कि जो रास्ता सेफ हो, जहां पर इस तरीके का कार्य ना हो रहा हो, उस जगह से जाएं। तो एक तरीके का साफ तौर पर ये बोलने का प्रयास किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई माहौल खराब ना हो, जिसको लेकर के साफ तौर पर जो है यहाँ के जो शहर काजी, उन्होंने 7 बातें बताई है। वहीं दूसरी बात की जाए तो एक खबर जो है लगातार कानपुर में कल से वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि
कुछ पुलिसकर्मी दो जो बदमाश है उनको लेकर के लगभग 2 किलोमीटर की जो है एक परेड करवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बदमाश साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बदमाशी करना जो है कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। तो एक बता दें कि आपको शनिवार के दिन पर कुछ लोग जो है यहाँ से चाय पीने के लिए जागनू थाना पड़ता है वहां पर चाय पीने के लिए गए थे, जिसमें 5 से 6 लोग आए और आकर के उन्होंने उन 2 लड़कों के साथ में बदतमीजी करना चालू कर दिया और जो तमंचा है उसको मुंह में लगा करके और बताने लगे कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो कि वीडियो कहीं ना कहीं बन गया और वो वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने इस पे एक्शन लेते हुए रविवार को कहीं ना कहीं जो है इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में उनको सबक सिखाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर लंबा जो है उनको परेड करवाई गई और उसमें साफ तौर पर वो बोलते नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा जो असाइनमेंट है कि अगर वो हमारे पास उनकी वीडियो अगर दिखाएं कि किस तरीके से पुलिस के साथ में वो लोग चल रहे हैं और बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इस तरीके की जो बदमाशी है वो नहीं करूंगा। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था है कि अगर इस तरीके से कहीं उसकी क्षमा मांग रहे हैं, साफ होगा बोलो जोर से यार, अब कभी बदमाशी नहीं करेंगे, हम कभी बदमाशी नहीं करेंगे। जो हमने गलती की है प्रशासन हमें माफ करे और कभी दहशत नहीं बनाएंगे और कभी नहीं करेंगे। गोली चलाओगे? नहीं चलाओगे। अवनीश, इसी पे एक सवाल है, बड़ा बढ़िया आपने बात कही कि ये कह रहे थे कि मुंह में तमंचा लगा करके कह रहे थे कि तुम मुझे जानते नहीं हो। अब तो कानपुर शहर नहीं पूरा देश जान गया होगा आपको किस तरीके से सरेआम माफी मांग रहे हैं आप, और पुलिस की इस काम के लिए सराहना करनी चाहिए। ऐसी परेड इनके खिलाफ करनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। क्या बना रखा है कानून को हाथ में लेने का काम, कौन सा मजाक बना रखा है आपने? किस तरीके के कौन से शहर में कौन सा नामी काम आपने किया है, किस तरीके की बात करें तुम मुझे जानते नहीं हो? अब तो जान गया, पूरा देश जान गया आपको। इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए और जनाइए कि कितना बेहतरीन आपने कार्य किया है। आप किसी को डरा रहे, धमका रहे हैं, तो पुलिस इनके खिलाफ अगर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है तो काबिले तारीफ है। ऐसे लोगों को शहर में घुमाना चाहिए और बिल्कुल घुमाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं कि मानवाधिकार की लेकर के अपने हाथ में एक लेके पहुंच जाते हैं। किस तरीके से मानवाधिकार, तमाम ऐसी तस्वीरें आती हैं। अभी एक तस्वीर आई है कि एक नाबालिग बच्चे को बेरहमी से मार रहे हैं लोग। ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं या युवा, ये नाबालिग प्रवृत्ति के, क्योंकि नाबालिग इस तरीके के कार्य कभी कभी कार्य करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है इनके खिलाफ, इनको परेड निकाल रही है इनकी 2 किलोमीटर की, क्या इनकी जो परेड पूरे देश में निकालनी चाहिए ऐसे शरारती तत्वों की। बिल्कुल अखिल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल सही है, ये नव युवक ही हैं। जिस तरीके से एक दिन हम बात कर रहे थे और हम लोगों ने भी बताया था कि जिस तरीके से जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं नशे की लत में झुकता चला जा रहा है, नशे की आदत कहीं ना कहीं उसको पड़ती चली जा रही है। और नशा एक ऐसी व्यवस्था है, नशा एक ऐसी चीज है जिसके साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हम अपनी जो बुद्धि है उसको कहीं ना कहीं छीन कर लेते हैं, जिसके बाद में हम वो कुछ करने को मजबूर हो जाते हैं या वो कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीजें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्य हो रहे हैं या जिस तरीके से वर्चस्व दिखाने के लिए लोगों को जो है कहीं ना कहीं तमंचा लेकर के घूमना पड़ रहा है, तो ये एक नशे की भी आदत या नशे की लत भी कही जा सकती है। और जिस तरीके से युवा वर्ग इस तरीके से कार्य कर रहा है, तो एक सबक सिखाने वाली बात जिस तरीके से पुलिस ने की है। और ये सिर्फ इसी तरीके का कार्य नहीं है, जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं औरतों के जो महिलाएं उनके साथ में कहीं ना कहीं छिनैती का कार्य कभी होता है या रेप का कार्य होता है, तो सभी में कुछ ऐसे मानक तय कर देनी चाहिए और इस तरीके की सजा, लाइव सजा देनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो अंदर भय है या डर है लोगों के अंदर आए और कहीं ना कहीं वो जो सजा है वो कहीं ना कहीं नजीर बने और जो आगे लोग करने के लिए इस तरीके के कार्य करने के लिए जो सोचते भी वो सोचने भी कहीं ना कहीं बंद कर दें। खंड बिल्कुल अवनीश, और इन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय बड़ा अच्छा इलाज कर रही है। बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। अगर उन ऑपरेशन के बारे में भी चिंता कर लोगे, अपनी जानकारी जान लोगे, अपने बारे में थोड़ा सा अपनी जानकारी को और प्रबुद्ध कर लोगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके का अभियान चला रही है अपराधियों के खिलाफ। बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए, भीख मांगते हुए नजर आ रहे। कौन सी मिट्टी में बने हुए हो, क्या हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा? उत्तर प्रदेश पुलिस जब आपका करेगी कहीं ना कहीं इलाज ना, समझ में आएगा। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अवनीश लगातार वायरल होती जा रही है। तमाम ऐसी खबरें आ रही है समाज में, हमारे देश में, कि किस तरीके से जो नवयुवक है, नाबालिग बच्चे हैं, और कुछ जो प्रभुत्व बनाने की एक बड़ी मुहिम टाइप का, कहते हैं कि बड़ी उपलब्धि है उनकी, जैसे वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए हो, ऐसी उपलब्धि के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए पुलिस को। अगर वो नाबालिग बच्चा भी हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अवनीश। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की?
हम पहले तो बताना चाहिए, हमारे पिताजी की छोटी तबीयत ज्यादा खराब थी, अभी यही डॉक्टर साहब है इन्होंने हमारे पिताजी को सही किया है और इस समय पूरी तरह नॉर्मल है। तो अब सबसे बहुत बहुत बड़ी बात बधाई। हम बताना चाहेंगे, अभी अभी IBC 24 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने एक खबर को प्रमुखता से दिखाया था प्रयागराज घाट को लेकर, जहाँ पर जो कुंड बना था प्रहलाद कुंड, क्योंकि हमारा हरदोई जो है यहाँ प्रहलाद जी ने जन्म लिया था और नरसिंह भगवान ने भी यहाँ पर अवतार लिया था। और हमारे और जो होली का त्योहार है वो हमारे हरदोई जनपद से ही मनाया जाता है। और उसको IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से दिखाया कि यहाँ पर गंदगी रहती है, नगर पालिका की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी का कोई सफाई नहीं करवाई गई, बल्ब टूटे पड़े हैं, मतलब ये सब कुछ दिखाया था। उसका आज उस पर मोहर लग चुकी है। यहाँ पर जो प्रयागराज घाट के जो संस्थापक हैं शिवम त्रिवेदी जी, उन्होंने शासन को पत्र लिखा है और उस शासन के पत्र द्वारा DM मंगला प्रसाद जी को पत्र लिखकर भेजा गया है उस प्रयागराज घाट को सौंदर्यीकरण के लिए, और जहाँ पर बल्ब टूट चुके उनका भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। ये कहीं ना कहीं पर IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ही असर है। बिल्कुल आदर्श, हमारी हमारी जो सबसे पहली मुहिम होती है कि जो जिन लोगों जिस खबरों पर जिसकी नजर ना हो, हमारी नजर उसी पर पड़े। और हमारा मकसद और मतलब इतना है कि हम वही खबरें दिखाएंगे जिससे लोगों को कहीं ना कुछ अगर जो उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियां, उसका समाधान हो सके। और इसी को प्रबलता के साथ, प्रमुखता के साथ हम दिखाते हैं। आदर्श, हमारे साथ में डॉक्टर अजय अस्थाना जी हैं जो हरदोई नर्सिंग होम के संचालक हैं। यहीं पर पिताजी का इलाज भी चल रहा है और क्योंकि आस्था से जुड़ी खबर है तो हमने डॉक्टर साहब से वो जानकारी है कि यहाँ पर जो प्रहलाद कुंड बना है हुआ है उसका सफाई नहीं है, उसको लेकर वो क्या कहेंगे। और उसका शासन के द्वारा शिवम त्रिवेदी जी ने एक लेटर लिखा वो सफाई को लेकर, उससे कहीं ना कहीं मंजूरी भी मिल चुकी है और बहुत जल्दी उसका सफाई भी करेंगे। और डॉक्टर साहब वो आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हम इस बारे में यही कहना चाहते हैं, ये प्रहलाद कुंड यहाँ का ऐतिहासिक जगह है, तो उसका रख रखाव, उसकी देख रेख, इसका पुनरुद्धार जो है यहाँ पे पहले जिलाधिकारी आए थे पुलकित खरे, उन्होंने कराया था। लेकिन जब तक वो रहे तब तक उसकी सफाई और सब होता रहा। उसके बाद वो एकदम अ, उसकी देख रेख कोई नहीं हो रही, ना वहाँ सफाई हो रही है और वो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो हमारी यही कहना है कि क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म से संबंधित कुंड है, इसलिए इसकी सफाई, इसका रख रखाव ठीक से किया जाए, यही कहना है। आपसे एक सवाल है डॉक्टर साहब कि देखिए अब होली आ रही है और पूरा देश रंगों के त्योहार में एक रंग जाएगा। तमाम लोग रंग खेलेंगे होली के त्योहार में, सब सराबोर होंगे और सभी लोग उस रंग के त्योहार को मनाने के लिए सुबह से ही निकल पड़ते हैं। लेकिन कई सारी चीजें, कई घटनाएं घटित हो जाती हैं होली के रंग में। तो किस तरीके की चीजों को, कौन कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, IBC के दर्शकों को बताइए जरा आप। होली के संबंध में यही हमें कहना है कि सूखे रंग खेलें और जो हर्बल रंग होते हैं उनका प्रयोग करें। ज़्यादा जो लोग नशीले पदार्थ प्रयोग करके सड़कों पे निकलते हैं उस तरह से ना निकलें और शांतिपूर्ण ढंग से ये त्योहार को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। जो हमने गलती करी है उसकी क्षमा मांग रहे हैं, उसका साफ होगा और जो गलती करी है हमको माफ करें। अब कभी बदमाशी नहीं करेंगे। SP सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? SP सिंह, आपको आवाज आ रही है? SP सिंह, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, सुल्तानपुर की ये खबर है कि होली के त्योहार पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एक बयान आया है कि होली हम पूर्णतः जो है और ये मुसलमानों का भी त्योहार चल रहा है, इसमें पूरी मुस्तैद है पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और वहीं बगल में अमेठी जनपद का वही हाल है। अर्पिता रजत SP साहब मैडम जो हैं और पुलिस अधीक्षक सुल्तान अमेठी की हैं और वहीं DM
मैडम का भी कहना है अमेठी जनपद के कि दोनों जनपदों में हम पूरी व्यवस्था रख रखे हैं। दोनों जनपद के अधिकारी कह रहे हैं फोनिक वार्ता करके, क्योंकि दोनों सटे हुए जनपद हैं और अच्छे तालमेल दोनों जनपदों के एसपी और डीएम मैडम का है। इसलिए कह रहे हैं कि होली के त्योहार में और जो अभी चल रहा है रोजा का प्रोग्राम, इसमें जो है दोनों जनपद अलर्ट मोड पे हैं। और कई जगह पे अभी हम मंडी परिषद से गुजरना हुआ हमारा सुल्तानपुर में, यहाँ से भी ये अंदर सुल्तान के लिए रोड जाती है। यहाँ पे पुलिस जो है मुस्तैद है कि कहीं कोई अनहोनी घटना न घट सके, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे है सुल्तानपुर में। एसपी सिंह, एक खबर और भी जानना चाहेंगे और हमारे आईबीसी के दर्शक भी जानेंगे, क्योंकि देखिए होली का त्योहार है और इस पावन पर्व पर बहुत सारे मिलावटी पदार्थ इस समय मार्केट में मिल रहे हैं। उसको लेकर के बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं पुलिस और फूड विभाग की तरफ से। किस तरीके के अभियान की शुरुआत या किस तरीके के अभियान सुल्तानपुर में भी चलाए जा रहे हैं कि लोगों को मिलावटी मेवा ना मिल सके, क्योंकि लगातार जो मिलावटी मावा और मेवा मिलता है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा भी होता है। आजकल नकली और बहुत सारे नकली पदार्थ से बना करके चीजें बनाई जा रही है और इसी को देखते हुए जो फूड विभाग की टीम है और पुलिस है लगातार निरीक्षण कर रही है और कई सैंपल्स बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानों से भी कलेक्ट कर रही है और उसकी जांच पड़ताल कर रही है। किस तरीके की स्थितियां सुल्तानपुर में भी, क्या इस तरह की कार्रवाई सुल्तानपुर में की गई है? सुल्तानपुर और अमेठी दोनों जनपदों को फूड विभाग अलर्ट मोड पे है। दोनों जनपद के औचक निरीक्षण कर करके दुकानों में जाके सैंपल ले रहे हैं और उसका नमूना टेस्ट करवाया जा रहा है। अब अभी तो होली के त्योहार है, जगह जगह पे इसकी भरमार भी है, जगह जगह पे दुकान में भी हैं, इसलिए लेकिन तभी फूड विभाग जो है सुल्तानपुर अलर्ट मोड पे है। काफ़ी जगह जो है बड़े बड़े होटलों पे जाके जांच कर रहे हैं, नमूना ले रहे हैं। लेकिन जांच का विषय ये भी है, लेकिन तभी दुकानों पे जो मिलावटखोरी वाला एक गोरख धंधा चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से फल फूल रहा है। पिछले दिनों में भी सुल्तानपुर में जो है कई कुंटल जो है पनीर पकड़े गए थे, उस पर कार्रवाई हुई थी। ये तो कार्रवाई का विषय है, देखिए इसमें क्या करते हैं। लेकिन जांच तो चल रही है, बराबर ये जा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय ये भी है कि जगह जगह पे मिलावटी कैसे बढ़ रहा है, इसका फल फूल रहा है धंधा एकदम। बिल्कुल, ये बिल्कुल जांच का विषय है, क्योंकि तमाम ऐसी इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहती है। लेकिन जो ये मंसूबे हैं, इन लोगों के जो अरमान है, या यूं कहें कि लोगों को मिलावटी या सेहत को खराब करने वाला ही जो प्रोडक्ट है, वस्तु है, वो देने पर ये लोग अभी भी आतुर हैं और बड़े मुनाफे के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ करते हैं दुकानदार। लेकिन समय समय पर अगर इसकी जांच की जाए, केवल त्योहारों पर जांच ना की जाए, समय समय पर जांच की जाए, तो शायद ऐसी स्थितियां पैदा ना हो और इस मिलावटखोर से और इस नकली सामानों से लोगों को राहत मिल सकती है। सीतापुर जो पत्रकार के ऊपर जो है आत्मघाती हत्या हुई जो है, इस पे सुल्तानपुर और अमेठी जनपद के पत्रकारों में काफ़ी रोष है। ये प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं। लेकिन ये सोचने वाली विषय की एक पत्रकार जो है समाज का एक आईना खोल के जनता के सामने रखता है। शासन प्रशासन की कहीं कमियां दिखाई दे रही तो उसको खबर दिखाता है, लेकिन ऐसी अनहोनी पत्रकार के साथ हो जाती है। न कोई पत्रकार सुरक्षा का कानून लग पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है। वहीं देखिए हफ्ता भर पहले से ही गुहार लगा रहा था पत्रकार का परिवार कि इनके ऊपर जो है आत्मघाती हमला किया जाएगा, मारने की भी धमकियां मिल रही थी। लेकिन तब भी पुलिस प्रशासन उस पर ढील डाला हुआ था। ये जांच का विषय है, लेकिन जाने वाला बेचारा तो चला गया। ऐसे पत्रकार जो है जाते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, परिवार किडनैप होता रहता है। लेकिन इसमें शासन प्रशासन कितना ढील डाला हुआ है, ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल एसपी, क्योंकि शायद एक निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ खबर दिखाने वाले वो पत्रकार अपनी जान जोखिम में किस तरह से लेके चलते हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पत्रकार लगातार अपनी जान की और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा था, उसको लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया और रिजल्ट सभी के सामने है कि आज उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और आज पूरा का पूरा परिवार बेघर हो गया। पत्रकारों की सुरक्षा लोगों के लिए आम है। हम जनता के लिए, जनता के हित की बातें रखते हैं और निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ रखते हैं, और यही कारण होता है कि हमारे तमाम दुश्मन बन जाते हैं। और यही कारण है कि दुश्मनी निभाने के लिए कई बार हमें किसी गोली का शिकार होना पड़ता है, तो कभी कई ऐसे साथी हमारे हैं जिनकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। बड़े से बड़े पत्रकारों के भी नाम शामिल हैं। फिलहाल सभी को, सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी तरह की कोई थ्रेट की बात सामने आती है तो उसकी सुरक्षा की जरूर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर
उसके भरण पोषण, उसके परिवार के लिए कोई ना कोई जरूरी कदम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से निडर और निष्पक्ष अगर पत्रकारिता करेंगे तो कैसे, अगर इस तरीके के हमारे ऊपर जो अपराधी हैं उनके मंसूबे साफ है, वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से इनके जो मंसूबे, हमारे जो हम लोग निडर रहते हैं उस निडर को खत्म किया जाए, और यही कारण है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। रोष जरूर है हम पत्रकारों में, हम सभी लोगों में, और पूरे देश में इस वक्त रोष है कि एक पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और फिलहाल अभी तक अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। देखने वाली बात होती है कि कब पुलिस के हत्थे वो चढ़ते हैं अपराधी, और क्या कुछ करती है उस पीड़ित फैमिली के लिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। आदर्श हमारे से जुड़े, आदर्श कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए आप। अगर हम बताना चाहेंगे, एक हरदोई पुलिस की बहुत बड़ी हरदोई जनपद में लापरवाही देखने को मिल रही है। ये एक ऑटो चालक है, इनका बेटा 5 महीने हो गया जो लापता हो गया, इन्होंने दूसरी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इनके बच्चे को न तो ढूंढा है, न किसी पर उनको ठोस सबूत मिले हैं। अब ये इनके पिता जो हैं ये हमारे पास खड़े हैं और अपने बच्चे को लेकर टीवी के चैनल के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं, इनका बच्चा जहाँ भी हो तो उनका घर आ जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है अभी तक किसी का कोई मदद नहीं किया। अब हम इसे कुछ पूछना चाहेंगे, टीवी पे ही गुहार लगाने के लिए क्या है, हमारी आम जनता है क्या करेगी पुलिस वहां पर? क्या टीवी पे गुहार लगाने के लिए, टीवी पे ही सारी चीजें बताएंगे? पुलिस का काम नहीं है ढूंढ करके निकालना बच्चा कहाँ है। एक बेबस पिता अपने बच्चे की तस्वीर लेकर के खड़ा है अपने हाथों में, किस लिए खड़ा है वो? क्या दिखता नहीं है उसका दर्द? क्या ढूंढना नहीं चाहिए क्या लोगों को? अगर आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी कौन निर्माण करेगा? क्या टीवी के हम जाकर के बच्चे का इस तरीके से, उस पिता की हालत क्या होगी जिसका बच्चा गायब है? कम से कम उसको तो सोचना चाहिए क्यों आकर के टीवी पे बोलना चाह रहा है। अगर पुलिस सुनेगी तो क्या टीवी बोलने के लिए वो आएगा? इतना टाइम उसके पास? कम से कम पुलिस को तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आदर्श, के बात किया आपने किसी अधिकारी से? जी, अभी चूंकि पिता की तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं जा पाई। इन्होंने अभी मुझे जानकारी दी तो 5 महीने हो चुका है एप्लीकेशन दिए हुए, लेकिन पुलिस अभी हाथ धरे बैठी है, किसी प्रकार की भी कार्रवाई नहीं की है। जब इन्होंने हमसे संपर्क साधा तो उन्होंने भाई साहब हमारा लड़का जो है गायब हो गया है, जिसकी FIR भी मैंने की, लेकिन पुलिस ने लापरवाही दिखाती है, अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब क्या बात है कि अभी ये पूरा मामला नहीं पता। हमारा लड़का, पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम जितेंद्र कुमार सोनी है। कहाँ रहते मैं हैं? उत्तर प्रदेश हरदोई का रहने वाला हूँ। क्या है पूरा मामला? हमारा लड़का 5 महीने से लापता है और उसकी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। अब जो है कहीं भी जो भाई बंधु को नजर आए तो इस पर जो है कोशिश करें। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? हम गए थे वहाँ, सब लिखवाया, सब कुछ किया, कोई उसकी जानकारी खबर ही नहीं आई। मोबाइल पे भी डलवाया, उसकी भी कोई जो है खबर नहीं आई। तो इस वजह से हम टीवी पे जो है आपके सामने आए। अखंड मैं बताना चाहूंगा कि जितने हरदोई जनपद में कप्तान नीरज यादव सख्त है, उतने ही उनके पुलिसकर्मी जो उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं और धूमिल नहीं कर रहे। अब इनका बच्चा 5 महीने से लापता है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। अब ये इन्होंने टीवी चैनल का माध्यम लिया। जी अखंड, कुत्ता भैंस सब ढूंढ लेते हैं लेकिन एक बच्चा नहीं ढूंढ पा रहे 5 महीने में, बड़ी दिक्कत की बात है। सवाल तो खड़े होंगे ना कि कप्तान साहब क्या आप लोगों के लिए आरती उतारे आपकी? अगर काम करना है आपको तो काम करना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बच्चा, एक बेबस पिता की कम से कम आपको नहीं समझ में आती कि बार बार गुहार लगा रहा आपके पास जा रहा है, उसकी हालत क्या होगी? आप ढूंढ ही नहीं पाए, क्या वजह है? क्या कुछ चीजें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है आपको? ये बच्चे की फोटो है। अब इसको ये 12 साल का बच्चा है जो इनके पिता लिए घूम रहे इस फोटो को है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिल्कुल दर्द समझा जा सकता है उस पिता का जिसका बच्चा अब लापता है, वो भी पिछले कई महीनों से। और अगर पुलिस ढूंढने में नाकामयाब हुई है और अगर उसको कोई जानकारी नहीं मिल पाई है तो अपने आप में शर्म की बात है। सवाल खड़े होंगे और सवाल हम प्रमुखता के साथ पूछेंगे आपसे कि आखिरकार क्या वजह है कि इतने दिनों से एक पिता अपने लापता बच्चे के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है और आप लोग उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं? सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? आला अधिकारी से बात करने का आदर्श प्रयास कीजिएगा और इनकी गुहार वहां तक पहुंचाइएगा, पूछिएगा कि आखिरकार क्या कारण है, कितने महीनों से एक लापता बच्चे की तलाश के लिए एक पिता गुहार लगा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, उसके बावजूद भी अंजाम क्या स्थिति है? पहले दिन के स्टेज पे खड़े हैं आप, कितने महीनों के बाद भी कोई जानकारी आपके पास नहीं है। बिल्कुल अधिकारियों से पूछिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा आखिरकार कितना समय और लगेगा इस बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।